ओके, तो लास्ट क्लास में अपन मॉलिक्यूलरिटी देखे थे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक समय पे कोलाइड करते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। और हमने देखा था कि इसका मीनिंग सिर्फ एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही है, जो एक स्टेप में हो रहे रिएक्शन उनके लिए। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दैट इज इट इज टेकिंग प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, तब हम इंडिविजुअल की मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं, बट उससे आप ओवरऑल इक्वेशन का कोई मोलारिटी डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमने बोला था कि मॉलिक्युलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज गॉट नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने मॉलिक्युलरिटी देखी, उसके पहले क्लास में ऑर्डर देखा था, और पिछली क्लास में दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया हमको कि मॉलिक्युलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जीरो नहीं हो सकते ना, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड करेंगे, तभी रिएक्शनों के प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, ये हमने देखा था। ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर क्या बता रहा है हमें कि कितने पावर पे डिपेंडेंट है आपका रेट, कितने पावर पे आपके रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपका ऑर्डर मॉलिक्यूल्स नहीं बताता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो वो भी फिर फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में देखे थे। आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हेड डाल लेना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। so far we have seen, इतना मत इसको मैं लिख दे, हाँ ये एडिंग है, so far we have seen, तो so far we have seen the equations, they were in differentiation form, है ना। हम लिखते थे ना dr by dt, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल रेट को लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो आप माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी कुछ ऐसा लिखते थे, और अगर आप प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते थे उसको प्लस लिखते थे अपन, याद है, डीपी अपॉन डी। दीज वर रेट इक्वेशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में थे। और फिर इसका याद हमने ग्राफ भी बनाया था रेट के हिसाब से, मतलब ये रिएक्टेंट के हिसाब से हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, और प्रोडक्ट के हिसाब से ग्राफ हमने कुछ इस तरीके का बनाया था, कर्व was coming out to the curve। ठीक है, तो आप जब इसका स्लोप निकालोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस शो कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, टाइम। तो अल्टीमेटली अगर आपको इस ग्राफ से निकालना है आपका रेट, तो आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। हमने देखा था dr by dt is nothing but slope of this graph and dp by dt is nothing but slope of this graph। ठीक है, जिसका मेजरमेंट थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है क्योंकि ये कर्व्स बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना आसान है, कर्व के लिए आपको स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इनएक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन ना यूज करके अब अपन क्या करेंगे, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो बन जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इसी में से डिराइव करेंगे अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ताकि थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ा सके। ठीक है, तो पहले ये लाइन लिख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम एक एक करके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखना, फॉर अ जनरल रिएक्शन AA plus BB gives CC plus DB, ये एक जनरल रिएक्शन है। its rate can be written as dr by dt। और अगर आप इसको अपने रेट लॉ से कंपेयर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, रेट देखो दोनों में रेट ही लिखते हैं ना पर लेफ्ट साइड में। हम ये जो इक्वेशन निकालते हैं ये आपका रेट का इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, और हमने जो रेट लॉ निकाला था वो भी तो रेट ऑफ रिएक्शन का ही इक्वेशन था। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि a टू द पावर अल्फा इंटू b टू द पावर बीटा। ये इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है जो लिखा है सामने, देखो 1 बाई इसके सामने
यहाँ बोल रहे हैं, मैं वैसा नहीं लिखा हूँ जो आप बोल रहे हो, वो नहीं लिखा हूँ मैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ लिखा, आप ये समझ, आई हैव रिटन रेट लॉ। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसी को अपन रेट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। क्या है आपका? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि आपका इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, डिफरेंशियल। ठीक है, नीचे लिखना, the above form of equation is called, the above form of equation is called, the above form of equation is called differential rate equation, differential rate equation, differential rate equation. The above form of equation is called differential rate equation, which is not convenient to determine, which is not convenient to determine, which is not convenient to determine the rate law, the rate law, which is not convenient to determine the rate law. First off, this is because, this is because, this is because, this is because the instantaneous rate, this is because the instantaneous rate, ये स्लोप वाला जो मेथड था वो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ही था। एवरेज रेट के लिए तो आपको अगर फर्स्ट का कंसंट्रेशन पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यू नो द फाइनल कंसंट्रेशन एंड यू नो द टाइम डिफरेंस, तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करके एवरेज रेट निकाल लोगे फॉर्मूले से। बट इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको उस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है। अपन देखिए ना, t टेंड्स टू जीरो करके मैंने बताया था, तो इसलिए वो ग्राफ से निकालने वाला मेथड थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। ठीक है, और अभी अपन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे ना, उस इक्वेशन में आप बस वैल्यू पुट करो, टाइम पुट करो, आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगा किसी भी टाइम का। ठीक है, so this is because the instantaneous rate has to be determined from, this is because the instantaneous rate has to be determined from, this is because the instantaneous rate has to be determined from the slope of the tangent, slope of the tangent at time t, at time t, slope of the tangent at time t, in the plot of concentration versus time, in the plot of concentration versus time. First up, this method, this method, this method is not only inconvenient, this method is not only inconvenient, not only inconvenient, but also lacks accuracy, but also lacks accuracy, but also lacks accuracy. ठीक है, to overcome the above difficulty, to overcome the above difficulty, to overcome the above difficulty, we integrate the, we integrate the, we integrate the differential rate equation, we integrate the differential rate equation to obtain integrated rate equation, to obtain integrated rate equation, to obtain integrated rate equation, to obtain integrated rate equation. ठीक है, तो पहला सबमिट डालना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इस सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा ना न्यूमेरिकल्स, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करने नहीं आएगा कि जीरो ऑर्डर के लिए निकालो इक्वेशन क्या होगा या फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होगा।
बट इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको न्यूमेरिकल्स। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। देखना है आपने उसका डेरिवेशन पे अगर पूछता है तो कोई ज्यादा टफ नहीं है ना ज्यादा लेंदी है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, यहाँ ध्यान देना। मान लेते हैं एक इक्वेशन है ए गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके लिए मुझे अगर रेट लॉ लिखना होगा हम कैसे लिखेंगे, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये रेट हो गया, रेट इज इक्वल्स टू के, लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल्स टू के, फिर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन टू द पावर अल्फा बीटा जो भी, ठीक है। तो के ए टू द पावर यहां क्या लिखूंगा मैं, जीरो, क्यों, क्योंकि ये मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉलो कर रहे हो, फिर से ध्यान देना ना। हमारा इक्वेशन क्या था, ए गिव प्रोडक्ट, जहां पे आपका ए रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में जब आप रेट लिखते हो तो माइनस साइन आता है सामने, समझ में आ रहा है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये क्लियर है सबको। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूंगा पहले मैं, और फिर इसी को इंटीग्रेट करके हम उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसका रेट लॉ के लिए क्या आएगा सामने, और जितने भी रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन टू द पावर एनी नंबर, वो नंबर हम एक्सपेरिमेंट से डिराइव करते हैं अल्फा बीटा, और जब उनको ऐड करते हैं तो वो हमें ऑर्डर देता है, राइट। तो यहाँ पे तो ऑर्डर जीरो है और रिएक्टेंट एक ही है तो उसी का पावर जीरो रहेगा। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, ये इक्वेशन क्लियर है सबको, लक्ष्य समृद्धि दीवार अभी क्लियर है ना। यहां से स्टार्ट करेंगे अपन फिर, अब ए टू द पावर जीरो तो वन होगा ना, तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन क्या दिखेगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, क्लियर है। अब इस डी टी को मैं इधर लेके चले जाता हूँ, ठीक है, तो यही करता हूँ, इधर रहेगा माइनस बी ऑफ ए और इधर हो जाएगा आपका के डी टी, कुछ ऐसा होगा। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, टाइम दोनों लिखने, माइनस डी अपॉन के डी इज इक्वल टू के डी टी हो गया। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस टाइप का तो आप लोग पढ़े होंगे ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए ही आएगा, जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स ही आता है ना, वैसे डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए ही आएगा। और यहाँ पे के आपका एक कांस्टेंट है, तो के साथ में dt का इंटीग्रेशन होगा तो t आएगा, फॉलो कर रहे हैं ना। प्लस जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, यहां तक क्लियर है सबको। अब ये i निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए चलेंगे कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नॉट मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लो आपको क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं आपको जस्ट एक हिंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपने रिएक्शन स्टार्ट किया विद 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, रिएक्शन स्टार्ट किया विद 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मतलब ए नॉट का वैल्यू दे दिया और आपको बोल दिया कि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिटरमाइन इट्स कंसंट्रेशन आफ्टर 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया था 5 मोल पर लीटर से, राइट, 20 सेकंड के बाद कुछ तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होगा ना, तो आपसे ये पूछा कि 20 सेकंड के बाद अब कितना रिएक्टेंट बचा है, आपको यहां पता चल जाएगा इस इक्वेशन से। तो a एट टाइम t = 0, a = a नॉट है। अब इसको अपन ऊपर पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसमें तो अपन कुछ नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ a की जगह हम क्या डाल देंगे, a की जगह क्या आ जाएगा, a नॉट, और टाइम की जगह 0, तो ये खत्म हो गया पूरा। तो i का वैल्यू क्या आया, कि इनिशियल कंसंट्रेशन, समझ रहे हैं। अब इस i को अपन ऊपर पुट कर देंगे, निकल गया i का वैल्यू, एंड हम इसको सॉल्व करके a का या t के टर्म्स में इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना पहले तो फिर अपन आगे इसको करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट अस टेक अ रिएक्शन, या लेट अस कंसीडर a गिव प्रोडक्ट्स। फिर ये आ जाएगा, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा होगा ना किसी को, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिख देना, since the reaction is of zero order, since
फिर जीरो ऑर्डर में लिख दोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा बात। है क्लियर? ये तो आप लोगों को लगेगा ये a टू द पावर जीरो क्यों लिख दिया सर ने, समझ रहे हैं ना? फिर हम हेडिंग ही देखेंगे कि हमने हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हम जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा आपका जीरो। तो यहीं पे ना नेगेटिव साइन को इधर लेके चले जाता हूँ, ये माइनस के डी टी हो जाएगा, और ये आपका, ताकि कंसंट्रेशन नेगेटिव ना दिखे। ठीक है, माइनस के टी प्लस आई इज इक्वल्स टू ए नॉट। समझ रहे क्या कर रहा हूँ? यहां तक हो जाएगा तो बताना मुझे। ठीक है, फिर अपन आई की वैल्यू ए नॉट ऊपर पुट करेंगे। डन। ठीक है, तो बढ़ाते हैं आगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए की जगह ए माइनस के टी प्लस ए, ऐसा आएगा। माइनस के टी प्लस आई था ना अभी तक, तो अपन ने आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ए नॉट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा के का वैल्यू? अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए नॉट जैसा होगा, है ना? या फिर के इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ। हाँ, वो तो माइनस साइन सामने है ना, तो ये तो माइनस अगर आएगा भी ये माइनस, तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा। या आप माइनस साइन को अंदर लेके चला तो ए नॉट सामने आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपका एक के लिए इक्वेशन हो गया। आप इसी को चेंज करके टी की वैल्यू भी निकाल सकते हो वन बाई के। ठीक है, माइनस साइन हटा ही देते हैं ना, माइनस साइन को अंदर लेके चले जाता हूँ, तो के इज इक्वल्स टू वन बाई टी ए नॉट माइनस के, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसको फाइनल इक्वेशन मानिए। और आप अगर टी निकालना चाहोगे तो टी को यहां ले आओ, के को नीचे लेके चले जाओ। अच्छा, ए नॉट क्या है, ये चीज कहीं लिख लेना। ठीक है, ए नॉट इज द कंसेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो।
ठीक हो गया है? ये क्वेश्चन समझ में आया जो ऑनलाइन है? माही, प्राजक्ता, सान्या, वंशिका। Yes, sir. इसके बारे में लिख रही हो ना, ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, एक और चीज नीचे लिखना, इनिशियल कंसंट्रेशन या एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कंसंट्रेशन। ठीक है, जिससे आपने स्टार्ट किया था रिएक्शन। ठीक है, ओके। नीचे एक और सबहेडिंग डालना, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ब्रैकेट में लिखना टी हाफ, टी हाफ। तो इसके नाम से अपन को समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होना चाहिए कि ये आपको बताएगा कि किस टाइम पे आपका रिएक्शन का कंसंट्रेशन आधा हुआ। मतलब अगर आपने 5 मोल पर लीटर से स्टार्ट किया है तो उसको 2.5 होने में कितना टाइम लगा है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मैं अपने इसी इक्वेशन से स्टार्ट करूं कि हमें पता है t इज इक्वल्स टू 1/k होता है ए नॉट माइनस ए, और अगर मैं टी हाफ बोल रहा हूं कि एट t इज इक्वल्स टू टी हाफ, तो a का वैल्यू ए नॉट बाय 2 होगा कि नहीं? ये तो मतलब है ना इसका। देखो एक बार, एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी हाफ, कंसंट्रेशन पहले का आधा हो जाएगा, हाफ। टोटल तो है ए नॉट, आपने स्टार्ट तो ए नॉट कंसंट्रेशन से किया ना, उसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, यही तो टी हाफ है। तो आप ये बोलोगे कि एट हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल। एम आई क्लियर? तो इनको अपन ऊपर पुट कर देंगे, ऊपर के इक्वेशन में। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पुट करते हैं, टी की जगह मैं टी हाफ लिखूंगा। ठीक है, 1/k तो ऐसे ही रहेगा, ए नॉट की जगह ए नॉट ही रहेगा, बट ए की जगह ए नॉट बाय 2 आ जाएगा। फॉलो कर रहे हैं क्या? कुछ डाउट है तो अभी पूछो इसमें। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/k, ए नॉट बाय 2 आएगा, तो ए नॉट बाय, this is the formula for half life period for a zero order reaction. ठीक है, तो भी लिखो।
अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड का एक डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, हेडिंग आ गई हाफ लाइफ पीरियड, इसका डेफिनेशन लिखना, इट इज द टाइम इन विच इट इज द टाइम इन विच it is the time in which it is the time in which half of the substance has reacted, in which half of the substance has reacted, half of the substance has reacted, that is at t is equals to t half, ये right लिखना, at t is equals to t half, a हो जाएगा इनिशियल का हाफ, यानी कि a बिकम्स a नॉट बाय 2। समझ रहे हैं? और ये वैल्यूज को अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करो इक्वेशन में और t हाफ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? टी हाफ और ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए नॉट, कैसे दिख रहा है ये ग्राफ? इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, और मैं ग्राफ बनाने बोल रहा हूं बिटवीन, या आप ऐसा समझ कर y इज इक्वल्स टू mx है, राइट? जहां पे y हो गया आपका t टाइम, x हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और 1/2 के आपका स्लोप विच इज अ पॉजिटिव स्लोप। मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनना चाहिए जहां पे स्लोप हो जाएगा इसका 1/2 के। समझ रहे हो? ये ग्राफ बना लो, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ग्राफ और बनाते हैं। ये तो आपका टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। देखो इसका साफ मतलब ये है, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लूंगा और आप कम लेते हो तो मेरा टी हाफ जो है वो क्या होगा? जल्दी अचीव होगा। टी हाफ ज्यादा होगा, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, एक और ग्राफ बनाएंगे अपन। ये बनेगा ग्राफ आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, इसका हाँ टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ मतलब ये तो इसी से समझ में आ रहा है ना, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लिया तो टी हाफ ज्यादा आएगा, टी हाफ ज्यादा आएगा, जल्दी अचीव नहीं करेगा, टी हाफ ज्यादा आएगा। हाँ सर, टी हाफ ज्यादा आएगा। अगर आप कम कंसंट्रेशन लेके चालू करोगे तो आपका टी हाफ जल्दी आएगा, मतलब टी हाफ की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ओके। इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सॉरी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसका एक ग्राफ कैसे बनेगा? इसका इक्वेशन याद करते फिर अपन ग्राफ अपना बना लेंगे। क्या था इसका इक्वेशन? ए और टी के बीच में अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए लो तो अपन पीछे एक निकाले थे के टी प्लस ए नॉट। देखो तो पीछे इस टाइप का इक्वेशन के लिख रहे हैं क्या अपन? बिफोर सिंप्लीफिकेशन आई के वैल्यू पुट किए थे ना। इसके पहले इक्वेशन ऐसा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई नॉट। इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आया था वो यही था। आई की जगह अपन ने वो वैल्यू लिखे, ए नॉट लिखे, ये इक्वेशन है, राइट? इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, इसके बीच में ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी टाइम।
ए नॉट तो कांस्टेंट है, जो आपने शुरू में लिया वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अगेन इसको अपन y इक्वल्स टू mx प्लस सी करते हैं। यहाँ c की जरूरत नहीं थी ना, इंटरसेप्ट नहीं था, बट यहाँ तो है ना। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी बन रहा है इक्वेशन। हाँ, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, है ना, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। क्या है इसका स्लोप, माइनस के, नेगेटिव स्लोप है। और आपका इंटरसेप्ट ए नॉट है, मतलब यहां मान लो आपका ए नॉट होगा और यहां से ग्राफ ऐसा होगा, समझ में आ रहा है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये। हम फॉलिंग बनाए तो माइनस ही आएगा, ठीक है। एक ग्राफ मिल गया, स्लोप आपका माइनस। और एक ग्राफ आप लोग मुझे बताना कैसे बनेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कोई ट्राई करेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इस पे। जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना भाई, तो जीरो ऑर्डर पे तो रेट किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। आप लोगों को समझना, ये जो दो ग्राफ बनाए क्लियर है सबको। ये हमने बनाया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। एक इक्वेशन, एक इस इक्वेशन का ग्राफ बना है और एक इस इक्वेशन का ग्राफ बना है। एम आई क्लियर, कारा समझ में रक्ष। और अब मैं बोल रहा हूँ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, तो रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमने क्या लिया था पीछे, कंसंट्रेशन का पावर जीरो लिया ना, सॉल्व करते समय देखो ये है रेट, देखो दिस इज, इसका ग्राफ बनाना है। ये रेट है, लेफ्ट वाला टर्म क्या है, रेट है, और राइट में आपको सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट। आप कितना भी कंसंट्रेशन क्यों ना ले दो, रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है सबको, ठीक है। तो एक ग्राफ ये भी बना लो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ठीक ठीक है। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन जीरो ऑर्डर का, फिर अपन फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे। देखो क्वेश्चन, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। हम तीन इक्वेशंस देखे, तीनों इक्वेशन की ग्राफ देखे। एक टी हाफ का इक्वेशन वाला ग्राफ है ना, एक आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया है, ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, उसका ग्राफ देखे, और एक ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से भी ग्राफ निकाले, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोले तो के, है ना, the rate constant of a reaction of zero order, the rate constant of a reaction of zero order in A, in capital A ना, reactant का नाम है A, in A, मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है, is 0.0030, 0.0030 यूनिट। बताओ आपकी यूनिट क्या होगी इसकी, के की, फर्स्ट ये जीरो ऑर्डर है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि रेट इज इक्वल्स टू के ही है ना, रेट इज इक्वल्स टू के है, तो जो यूनिट रेट की है वही यूनिट के की होगी। अपन बनाए है ना उसका रेट, रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग,
फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकंड ऑर्डर के अलग निकाले थे ना अपन, वो जनरल फॉर्मूला निकाले हैं ना, ठीक है। तो रेट यहाँ पे यूनिट लिख लेना, मोल पर लीटर पर सेकंड। मैंने बताया भी था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख के भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का, ठीक है। यहाँ तो हालांकि फर्स्ट लाइन में दे दिया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर दे दिया। अगर ये नहीं दिया रहता और सीधा लिखा रहता कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, तो भी अपन प्रेडिक्ट कर लेते ना कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या लिखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.0030 mole per liter per second, full stop. How long will it take for the, how long will it take for the, how long will it take for the initial concentration of A, how long will it take for the initial concentration of A to fall from, to fall from, to fall from, to fall from 0.10 m to 0.075 m mole per liter. This is your A naught and this is A. तो ये कंसंट्रेशन कितने टाइम के बाद रीच होगा, ये पूछ रहा है हमसे, समझ रहे हैं। तो आपको निकालना है टी, स्टार्ट करो इक्वेशन। टी हाफ मत यूज कर लेना, ठीक है। आपको टी हाफ निकालने नहीं बोला है, और निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में टी हाफ निकालने बोलेगा तो भी। जल्दी करो। एट पॉइंट थ्री सेकेंड्स। आ रहा है सबका। T is equals to 1 by K A naught minus K, ये लगा है इक्वेशन जो निकाले थे ना। T is equals to 1 by K वाला, 1 by K A naught minus, आपको K दिया है 1/0.0030 और ये आपको दिया हुआ है 0.1 माइनस 0.004 ठीक है। कितना आ रहा है बोले, 8.3 सेकेंड्स। आ रहा है सबका। माही, प्राजक्ता, सानिया, वंशिका कर रहे हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, एक कंसंट्रेशन, मतलब आपको अगर कोई टाइम दे दिया और कंसंट्रेशन निकालने बोलेगा तो भी निकाल लेंगे, या कंसंट्रेशन दे दिया है टाइम निकालने बोलेगा तो भी निकाल। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन डालना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। Let us consider the equation A give product. Let us consider the reaction, the equation A give product. Okay, next time we go. Suppose we start with
A mole per liter of reactant. मतलब ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन. We have started our reaction with this concentration of A. फॉलो कर रहे हैं? ठीक है. So suppose we start with A mole per liter of the reactant A. A mole per liter of the reactant A. Stop. After time t, after time t, small t ले रहे हैं ना. ठीक है. After time t, suppose x mole per liters, x mole per liter have decomposed, मतलब रिएक्ट कर गया. x मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? a minus x. Therefore the concentration of A, therefore the concentration of A after time t is equals to, A minus x mole per liter. A minus x mole per liter. ठीक है. A minus x mole per liter. ठीक है. लिखेंगे नेक्स्ट टाइम लिखना. Then according to rate law, rate of reaction can be written as, rate of the reaction for first order can be written as, rate of reaction for the first order can be written as rate of reaction directly proportional to A minus x. पावर 1 रहेगा ना, उस समय A का इतना ही कंसंट्रेशन बचाएगा और पावर 1 रहेगा. इसके पहले अपन A के कंसंट्रेशन की पावर में 0 रखते थे, है ना, क्योंकि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन था. बट ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. इसको नेक्स्ट टाइम में अपन आगे K भी लिख देंगे इसमें, और इसको भी अपन डिफरेंशियल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं. dx by dt, जनरल हम डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं ना, dx by dt is equals to K A minus x. रेट लो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, equals to K A minus x. ठीक है. अब x वाले को मैं एक साथ ले आता हूं और t को उधर ले रहा हूं. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, dx अपॉन a minus x is equals to K dt. आया ना. तो शफलिंग किए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई. है ना, क्लियर है. अब अगला स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. देखो जैसा अपन वहां कर रहे थे ना, वैसे ही है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. 1 by x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x. लॉग ln ना, नेचुरल लॉगरिथम लिखते हैं ना. और जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसी का, तो आप मल्टीप्लाई करके डी बाई डी टी ऑफ उसका वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं ना. ये पढ़े आपने? इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या होगा? देखो ये होगा आपका ln a माइनस एक्स. ऐसा होगा अपॉन माइनस, सॉरी डिवाइड करके, डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ a माइनस एक्स. ऐसा भी करते हैं ना. ये चीज पता है कि नहीं? ऐसा करते हैं. फिर आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में, आज या कल को चालू किया ये आएगा उसमें. जब भी अगर आप कोई और, देखो यहाँ पे सिर्फ x नहीं है ना, a माइनस एक्स. अगर x भी होता ना, मान लो ऐसा कुछ होता कि आप 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन करते तो ये ln x आता. फिर आप इस चीज का वापस से नीचे डिफरेंशिएशन करते हो. अब ये तो 1 आता है इसलिए हमें दिखता नहीं है, समझ रहे हैं. बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ -1 आएगा.
जब भी आप ऐसे इंटीग्रेशन करते हो ना, तो आप जिस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वापस। क्लियर है? तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस वाले का, तो आपको -1 मिलेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, -ln a माइनस x होगा, इज इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा, kt प्लस आई। हाँ सी भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट लेना ना, बाद में तो अपन उसको रिप्लेस करने ही वाले। ठीक है, हम देखो सेंटेंस कंप्लीट करो, उसका इक्वेशन कंप्लीट करो। ये चीज समझ गए ना, डिवाइड वाला। ये अगर आप बोलेंगे तो सामने माइनस साइन नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? इस चीज को मैं नीचे रिप्लेस कर रहा हूँ, -ln a माइनस x इज इक्वल्स टू kt प्लस, क्लियर है सबको? हाँ, अगेन आई निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे लिखो, in the beginning when t is equals to 0, in the beginning when t is equals to 0, in the beginning when t is equals to 0, देखो जब t 0 था तब अब तो x तो कुछ था ही ना, x क्या है, it is the number of mole per liter which is reacted after some time t, but t is equals to 0 मतलब सिर्फ a ही था, x तो कुछ था ही नहीं वहां पे, तो आप x की जगह क्या रख दोगे, x अपन ने क्या एज्यूम किया कि x इज द नंबर ऑफ मोल पर लीटर जो t टाइम के बाद रिएक्ट हुआ है, बट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 तो x था ही नहीं, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0, समझ में आ रहा है पक्का, है ना? तो कर दो यहाँ पे, तो -ln a इज इक्वल्स टू, यहाँ तो 0 आने वाला है, i, आपके i का वैल्यू आया है -ln a, -ln a, पुट कर दो उसको वहां पे, i की जगह पुट कर दो, -ln a माइनस x इज इक्वल्स टू kt माइनस ln, देखा होगा? अब ये ln को एक साथ ले आओ, kt को एक साथ रख दो, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ठीक है? या तो हो गया सबका, यही कर लेते हैं, इसको इधर लेके आऊंगा, तो ln a माइनस ln a माइनस x इज इक्वल्स टू kt, कुछ ऐसा होगा। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है इस इक्वेशन और जीरो ऑर्डर में, ध्यान देना एक बार मेरी बात, देखो वहां भी एक साइड kt तो लिख ही रहे थे अपन, बस यहाँ पे बस a और a नॉट था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, ln आ गया है सामने, a माइनस एक्स मतलब क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम t, वहां अपन a बोल रहे थे उसको, और यहाँ स्मॉल a की जगह वहां अपन a नॉट लिख रहे थे, समझ रहे हो ना? बस थोड़ा वेरिएबल का फर्क ही है, क्योंकि अपन यहाँ पे a मोल पर लीटर लिए ना, वहां पे इसी a की जगह हम a नॉट लिख रहे थे, फॉलो कर रहे हो? हाँ, ठीक है, तो अब पूरा इक्वेशन वैसे ही है, बस हमको सामने लॉग लगा दिया हमने, और कुछ नहीं किया, ठीक है? तो kt इज इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये भी ठीक है। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी लगी ना, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a बाय log, तो log a बाय b, ठीक है? या फिर k इज इक्वल्स टू 1 बाय t ln a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर टेबल को लॉग का है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, और अगर आप इसको पिछले वाले से कंपेयर करना चाह रहे हो कि a नॉट और a रहे, तो आप बस सिंपली 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन, वही चीज फॉलो कर रहे हो? a नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और a मतलब उस समय कितना कंसंट्रेशन बचा है, ये नहीं कि कितना कंज्यूम हुआ है, समझ रहे हैं? यहाँ एक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, इस पॉइंट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा सबको जब अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए नॉट तो समझ में आ रहा है, इनिशियल और कंसंट्रेशन है, बट यहाँ समझ में आता है क्या पुट करना है, कितना रिएक्ट हुआ है वो पुट करना है, कि उस समय कितना बचा है वो पुट करना है, तो कितना बचा है वो पुट करना है, उसी पे तो डिपेंड करेगा ना, जो रिएक्ट हो गया वो तो गया, जो गया वो गया, अब उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा रिएक्शन, समझ रहे हैं? जो बचा है उस पर रिएक्शन डिपेंड करेगा ना,
फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? उस समय कितना कंसंट्रेशन है, ये नहीं कि कितना कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया के के लिए। ठीक है, इससे पहले वहां पे के का फॉर्मूला क्या निकाले थे, जल्दी बताओ मुझे। 1/t के लिए क्या था? a इज इक्वल्स टू 1/t, याद रखो सेम का, बस ये लॉग आया इससे 2.303। फिर क्या था? a नॉट माइनस, यही था ना। बस फर्क क्या रहे यहाँ पे, यहाँ लॉग लगा दोगे तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, और लॉग के लिए 2.30 मल्टीप्लाई भी कर देंगे। कंपेयर कर पा रहे हो दोनों इक्वेशंस को? ठीक है, इससे टी हाफ निकाल पाओगे अब, जैसे उसमें निकाले थे टी हाफ, इसके लिए टी का इक्वेशन क्या, टी को इधर लॉग, के को इधर लॉग, अब निकालो उसका टी हाफ। साइड निकाले ना, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, टी हाफ। आप चाह रहे हो at t is equals to t half, a becomes a naught by 2, आया ना? क्या चीज वहां से बस यहाँ पुट कर दो, t half is equals to 1 by k, बहुत जल्दी से 2.303 है ना सभी, 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा आपका लॉग ए नॉट की जगह तो ए नॉट ही जाएगा, और ए की जगह ए नॉट बाय 2, जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, ए नॉट कैंसिल, क्या बचेगा? लॉग 0.301। देखो लॉग 2 के लिए याद रहनी चाहिए 0.3010, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि √2 का वैल्यू याद रहना चाहिए, √3 का वैल्यू याद रहना चाहिए, आप लोग लॉन्ग डिवीजन मतलब निकाल के थोड़ा बार बार √2 का वैल्यू निकालोगे। 1.414 याद है ना, √2 1.414 होता है, √3 1.732 होता है, तो ऐसे ही ना लॉग 2 भी याद रखना, 0.3010, 0.3010, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो ना, 0.3010, 0.30 मतलब 30 और 10 मतलब 10, 30 माइनस 10 यानी कि 20, और अपन वैसे भी इसका लॉग देखने के लिए लॉग 20 का देखते हैं ना, 20 का 0 देखते हैं। अरे इसका अगर मुझे लॉग देखना हो तो क्या कैसे देखेंगे? 20 का 0 जो कि वही होगा 0.3010, ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, हाफ, क्या आएगा आपका? 0.693 आना चाहिए, तो चेक करो, हाँ 0.693 अपॉन के, करके देखना एक बार, ठीक है। उसका टी हाफ का इक्वेशन याद है किसी को? एनीवन? टी हाफ का इक्वेशन जल्दी बिना देखे, ए नॉट बाय 2 के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था ना, और सेकंड ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का इक्वेशन क्या रहा था? ए नॉट बाय 2 के। कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो रहा है? मेजर डिफरेंस होने चाहिए, मेजर। क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस इक्वेशन को देख के? नहीं कर रहा है, मतलब आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी लो, मैं कितनी भी लूं या आप कितनी भी लो, हमारा टी हाफ हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, थ्री ऑर्डर पे करेगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जिसने ज्यादा रिएक्टेंट से स्टार्ट किया उसका टी हाफ ज्यादा आएगा, और जिसने कम रिएक्टेंट से स्टार्ट किया उसका टी हाफ कम आएगा। समझ में आ रहा है? और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये मत सोचना कि टी हाफ ये आ गया तो अपन उससे देख के बता देंगे कि फुल रिएक्शन कब होगा। हम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, रिएक्शन का स्पीड कम होते चलता है, याद है ये चीज? कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन का स्पीड भी कम होगा। ये मत सोचना कि अगर आधा रिएक्शन होने में 1 घंटा लगा है तो पूरा रिएक्शन 2 घंटे में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि आधा रिएक्शन होने में 1 घंटा लगा है तो पूरा रिएक्शन होने में 2 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका 90% रिएक्शन में जितना टाइम लग रहा है उससे 10 गुना ज्यादा टाइम लगेगा बचा हुआ 10% करने में, लेकिन रिएक्शन का स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा आगे जाके। ये पता है ना, मैंने बात की ना इस बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, कि आप जब शुरू में बात करते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है दोनों रिएक्टेंट का, तो उस समय रेट भी जल्दी जल्दी फास्ट होता है, मतलब रिएक्शन फास्ट प्रोसीड करता है। पर जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होने लगता है ना, अब वो रिएक्टेंट एक दूसरे को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगाएंगे,
ढूंढेंगे, कोलाइड करेंगे, तब रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब उनको टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब रेट कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होता है। क्लियर है? तो ये टी हाफ हो गया सबका। टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट, सॉरी 0.693 अपॉन के। ये तो मैं पिछले वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे अपन ने इसके इक्वेशन को भी पिछले वाले से कंपेयर किया ना, ये जीरो ऑर्डर के था, ये फर्स्ट ऑर्डर के था, ये जीरो ऑर्डर के है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो एक लाइन लिखना है टी हाफ के लिए। From the above equation of T half, we can conclude that from the above equation of T half, we can conclude that from the above equation of T half, we can conclude that T half of first order, T half of first order, या half life period of first order is independent of initial concentration. ये इसका समरी है T half के लिए ना, is independent of the initial concentration. ठीक है, इसमें दो होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोग को, मैं ग्राफ अभी नहीं बनाना, ग्राफ आप लोग बनाएंगे। दो ग्राफ चाहिए मुझे। पहला ग्राफ चाहिए मुझे, सिर्फ लिख लो, आप लोग बना के लेके आना, ठीक है। इक्वेशंस ढूंढ लोगे ना, कौन से इक्वेशंस में ये चीज हमें दोनों मिल जाएगी। पहला है log a वर्सेस t का ग्राफ चाहिए मुझे, log a वर्सेस t का ग्राफ, t है ना। एंड सेकेंड ग्राफ मुझे चाहिए log a बाय a नॉट, सॉरी a नॉट बाय a, अपने इक्वेशन में a नॉट बाय a है ना, a नॉट बाय a वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। समझ गए? ये बनेगा ग्राफ, हमने जो इक्वेशन दे रखी है वहां से निकल जाएगा। क्या था हमारा इक्वेशन, k इज इक्वल्स टू, या फिर वो पुट करने से पहले log a रहेगा ना लेफ्ट में। हमारा वो i का वैल्यू अपन ने ln a निकाला था ना, माइनस ln a, तो उसके पहले अपना इक्वेशन क्या होगा, यही दिखा रहे हैं। हाँ, आप यहां से भी निकाल सकते हैं इक्वेशन। आप इसको पहले ब्रेक करो, log a नॉट माइनस log a, फिर log a नॉट, log a, और बाकी जो भी टर्म बच गया उसको लेफ्ट राइट साइड में लेके चले जाओ। लेफ्ट साइड में बस log a रखना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c करके देखना कि स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव होगा। एक इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके बनाना एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ मैंने क्या दिया है, log a नॉट, ये तो यहीं से बन जाएगा ना, log a नॉट अपॉन a को यहां रखना, kt अपॉन 2.303 इधर आ जाएगा, ये तो यहीं से दिख रहा है, देखो log a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt अपॉन, ये रहा n, दिस इज x, mx, पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट पे कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ होता प्लस कुछ होता तो आप इंटरसेप्ट भी यूज करते तो ग्राफ ऐसे के नहीं चालू होता, बट अभी ये ग्राफ आपका ऐसे ही चालू है, तो मैंने बता दिया आपको। ऊपर वाला देखना ना, अभी तो मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाला एक बार देखना, ठीक है। ऊपर वाला देखना कि स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, होगा ये दोनों ग्राफ, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू। बाकी सानिया प्रोजेक्ट में यही रहेंगे फॉर फिजिक्स क्लास, करके देखना।